नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण कुमार उपाध्याय न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश इन्वेस्टिगेशन। आज हम इन्वेस्टिगेशन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की चर्चा करेंगे। आखिर क्यों सुर्खियों में है पीएफआई? जब से सीएए एनआरसी के हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई का नाम आया है, तब से उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी एसटीएफ के लिए पीएफआई के सदस्य बने हैं सरदर्द। आखिर क्या करना चाहती है पीएफआई? आगे हम देखेंगे कि क्या पीएफआई का कोई सिमी से भी कनेक्शन है। आखिर क्या कारण है कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाई जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं पीएफआई का कोई संबंध देश के बाहर बैठे आतंकवादी संगठनों से है? इस खास पड़ताल को हम जारी रखेंगे और बताएंगे कि पीएफआई आखिर क्यों इस समय सुर्खियों में है। यूपी में सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे हिंसा और दंगे में जो नाम सामने आ रहा है वह है पीएफआई। आखिर कैसे पीएफआई का नाम आया? पीएफआई पर सूबे में सियासत गर्म है। आखिर क्यों सरकार पीएफआई को बैन करना चाहती है? कोई कह रहा है पीएफआई सामाजिक संगठन है, तो कोई बता रहा है इसे आतंकवादी संगठन। आखिर पीएफआई के कितने सदस्य अब तक उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने में पकड़े गए हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विवादों में पीएफआई। लखनऊ में पीएफआई की बड़ी साजिश को यूपी एसटीएफ ने किया नाकाम। लखनऊ से संगठन का कमांडर असद बकरुद्दीन गिरफ्तार। उसके साथ ही फिरोज खान के भी किया गया था गिरफ्तार। दोनों के कई चौंकाने वाले दस्तावेज हुए थे बरामद। हिंदू धार्मिक स्थल और हिंदू नेताओं पर हमले की थी साजिश। मथुरा से पीएफआई का ऑफिस सेक्रेटरी सिद्दीकी कप्पन गिरफ्तार हुआ। सिद्दीकी कप्पन केरल के मलप्पुरम का निवासी है। अतीक उर रहमान यूपी के मुजफ्फरनगर का है निवासी। मसूद अहमद यूपी के बहराइच और आलमपुर जिले का है निवासी। हाथरस कांड की आड़ में दंगे भड़काने की थी साजिश। लखनऊ में पीएफआई यूपी का प्रेसिडेंट नसीम अहमद हुआ था गिरफ्तार। बाराबंकी के पीएफआई सदस्य मुदस्सिर की जानकारी मिली। बिजनौर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, शामली में पीएफआई के सदस्य सक्रिय। सीतापुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, बहराइच में पीएफआई सदस्य सक्रिय। गोंडा और कानपुर में भी पीएफआई के सदस्य सक्रिय। कानपुर में भी पीएफआई के 4 सदस्य किए गए गिरफ्तार। चाहे सीएए एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हो या हाथरस कांड, मगर इस कांड के पीछे बहुत कुछ पक रहा था। संगठन था पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वही पीएफआई जिसका नाम दंगों में भी आया, देश विरोधी गतिविधियों में भी आया, साजिशों में भी आया, सियासी गठजोड़ में भी आया और अब पता चला है कि यूपी के कई इलाकों में एक घटिया षड्यंत्र रचा जा रहा है। रऊफ के खिलाफ हाथरस में दंगे भड़काने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कराने का आरोप है। मगर पीएफआई नाम की यह संस्था है क्या और देश विरोधी गतिविधियों में क्यों है शामिल? कब कब सुर्खियों में आया पीएफआई? 2006 में दिल्ली में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केरल हिंसा में 2012 में पीएफआई पर बैन लगाने की उठी थी मांग। बम हथियार जब्त होने का दावा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप। केरल पुलिस ने कुछ पीएफआई कार्यकर्ताओं को भी किया था गिरफ्तार। 2008 में केरल में भी इसको प्रतिबंध करने की मांग उठी थी। ये मांग एर्नाकुलम में एक छात्र की हत्या के बाद उठी थी। फरवरी 2020 में देश विरोध गतिविधियों में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका।
उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुए दंगों में शामिल हुए थे पीएफआई सदस्य। पीएफआई के कई कार्यकर्ता हुए थे गिरफ्तार। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मूल क्षेत्र केरल रहा है। 1993 में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के नाम से इसकी शुरुआत हुई। दावा था अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए काम करने का, मगर दायरा अचानक बढ़ा और काम हो गया दावते कुरान, दूसरे धर्मों के बीच इस्लाम का संदेश पहुंचाना। इस ईसाई संगठनों की मिशनरी की तरह पेश किया गया, जिससे कानून में इसकी छत्रछाया बनी रहे। मगर बाद में 2006 में बदलकर इसे पीएफआई का नाम दे दिया गया। आज अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए बना पीएफआई आज बहुत ताकतवर सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन बन चुका है। साउथ इंडिया में पीएफआई ने अपनी जड़ें काफ़ी अच्छी जमा रखी हैं और वहाँ इनकी जो गतिविधियाँ हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। कभी आर्म्स ट्रेनिंग में इनका नाम सामने आता है, अपने कैडर्स को आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनकी आइडियोलॉजी से अलग बात करता है उसका हाथ काट देते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ हैं वो सामने आई हैं। अब उधर अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लेने के बाद और जब इनकी फंडिंग इंक्रीज़ हो गई है तो इन्होंने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करने की कोशिश की है और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही है। नॉर्थ इंडिया में इनका एम है कि हर ज़िले में इनका एक स्क्वाड हो और उस स्क्वाड का इस्तेमाल ये दंगे भड़काने में, डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ करने में। देश की कई घटनाओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। समय समय पर पीएफआई अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करती आई है। एंटी बीजेपी के नारे की वजह से इस संगठन ने अपनी पैठ बनाई हुई है। अपने ऊपर हुई कार्रवाई को वह मुसलमानों को दबाने वाली कार्रवाई के रूप में पेश करती है। सीएए के दौरान हुए दंगों को भी पीएफआई ने कुछ इसी तरह पेश किया था। राष्ट्रवादी संगठन लगातार पीएफआई को बैन करने की मांग उठाते आए हैं। उनकी दलील है कि ये संगठन धर्मांतरण और आईएसआईएस में भर्ती कराने जैसे कामों में लिप्त है। वहीं एजेंसियों का भी कहना है कि इस संगठन पर बैन लगाना जरूरी है, जिससे देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब देश का माहौल खराब करने में पीएफआई का नाम सामने ना आया हो। हम सीएए या एनआरसी के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन की बात करें या हाथरस कांड की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें, आखिर क्यों सब जगह पीएफआई का नाम ही सामने आता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सीएए और एनआरसी को लेकर ऐसी आग लगी थी कि हर कोई हैरान था। पुलिस प्रशासन के तमाम कोशिशों के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई लोगों की जान गई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जमकर गोलियां चली, आगजनी हुई। हालात पर काबू होने के बाद सबसे पहला यही सवाल था कि यह हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे कोई साजिश थी। और अब जांच हुई तो सामने आया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम। ये कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है जिसका मकसद हिंसा कर पूरे प्रदेश को दहलाना था। पीएफआई और एसडीपीआई की राष्ट्र विरोधी और आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इनकी समाज विरोधी गतिविधियां एक अत्यधिक चिंता का विषय है। अभी हाल में केरल में एक आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या, इसके पहले लगभग एक सप्ताह पहले इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक एक जुलूस निकाला जिसमें आरएसएस के कपड़ों में कुछ व्यक्ति थे और इनकी पारंपरिक वेशभूषा में लाठी लेकर के आक्रामक होकर के वो इस जुलूस को निकाल रहे थे। क्या संदेश देना चाहते हैं? वो किसका विरोध कर रहे हैं? राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि सिमी के प्रतिबंधित होने के बाद उनके काडर्स एन केन प्रकारेण
उन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई में शरण प्राप्त कर ली है। इसके अलावा ये सर्वविदित है कि दिल्ली का दंगा हो, बेंगलुरु का दंगा हो, इसके अलावा हाथरस में जो अप्रिय घटनाएं हुई उसमें इनका सक्रिय योगदान और समाज में विघटनकारी तत्वों का साथ देते हुए सामाजिक समरसता को समाप्त करना, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना, ये इनके प्रमुख एजेंडा बिंदु हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दंगे हो या फिर प्रदेश में बढ़ रही देश विरोधी गतिविधियां, हर तरफ सिर्फ पीएफआई का हाथ। ऐसा शायद ही कोई मौका हो जब माहौल खराब करने में पीएफआई का नाम सामने न आया हो। जांच में पीएफआई पर कई गंभीर आरोप लगे, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिससे कई खुलासे भी सामने आए। अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने वाला यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा से ही शामिल होता आ रहा है, जिसको लेकर इसे बैन करने की मांग उठने लगी है। इस हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। हाल ही में लखनऊ में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों की क्या साजिश थी? धीरे धीरे इसका खुलासा सामने आ रहा है। किस तरह से पीएफआई के यूपी से पकड़े गए एजेंट यूपी को दहलाना चाहते थे, उसकी जांच में चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। हिंदू नेताओं के लिए साजिश रची जा रही थी। पिछले लगभग एक साल में इस संगठन के 123 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केरल के अंसाद बरुद्दीन और फिरोज खान पीएफआई के 2 सदस्य हैं, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। साथ ही हाथरस कांड के दौरान दिल्ली से हाथरस जा रहे 4 लोगों को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की सिद्दीकी कप्पन केरल के मल्लपुर का निवासी है, जबकि अतीक उर रहमान यूपी के मुजफ्फरनगर, मसूद अहमद यूपी के बहराइच और आलम रामपुर जिले का निवासी है। पुलिस के मुताबिक ये 4 लोग हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगा भड़काने की साजिश में शामिल थे। हिंसा की प्लानिंग के लिए बनाई गई वेबसाइट से जुड़े थे। इस समय आ गया है जब पीएफआई और एसडीपीआई को प्रतिबंधित कर दिया जाए। वो राष्ट्रहित में होगा, क्योंकि इनकी गतिविधियां दिन पर दिन आपत्तिजनक होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी हैं। इनकी चल अचल संपत्ति अटैच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हवा दी है, सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे जो किसान आंदोलन था उसके मंच को हथियाने की कोशिश की। सीएए जो आंदोलन था उसको उन्होंने प्रायोजित ही किया था। इसके अलावा कहीं पर भी कोई आंदोलनात्मक कार्रवाई होती है, आप जरा सा कुरे देंगे तो ये देखा जाएगा कि पीएफआई और एसडीपीआई उसके नीचे है। ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है, और इनके संचालकों और ऐसे असामाजिक, आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कार्रवाई तत्काल शीघ्र होनी चाहिए। यूपी के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर क्षेत्रों में पीएफआई सक्रिय रहा है। दंगे भड़काने में भी इनकी भूमिका रही है। माहौल को खराब करने के लिए संगठन हर तरह की मदद करने में आगे रहता है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पीएफआई इतना ही खतरनाक है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जिस संगठन पर बार बार हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हों, जिस पर आतंकी संगठनों के साथ गांठ के आरोप लग रहे हों, उस पर पाबंदी में हिचक क्यों? हाथरस कांड में नाम आने के बाद पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जी हाँ, जांच एजेंसियां पीएफआई की फंडिंग पर भी सतर्क हैं और लगातार पीएफआई के ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह से एसटीएफ ने पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बम बनाने की सामग्री और लिटरेचर बरामद हुए हैं। पीएफआई का फंडिंग नेटवर्क, पीएफआई के खातों से खुलासा, 73 सिंडिकेट बैंक अकाउंट की पड़ताल से खुलासा, सीएए प्रदर्शन के दौरान 4 वकीलों के खातों में दी गई बड़ी रकम, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को दी गई बड़ी रकम, कपिल सिब्बल को दिए गए 77 लाख रुपए, शाहीन बाग में 120 करोड़ रुपए का हुआ खेल,
इस्लामी कट्टरपंथी पीएफआई का पैसा। इंदिरा जयसिंह के अकाउंट में भी आया पैसा। बांग्लादेश से की जा रही थी पीएफआई सदस्यों को फंडिंग। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए 73 खातों में रुपए जमा किए गए। पीएफआई की देश भर में सक्रियता इस बार जांच के दायरे में है। आंदोलनों के लिए आनन फानन फंड जुटाने की उसकी शैली की भी जांच की जा रही है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि विदेशों से सहयोग करने वाले भी नहीं बच पाएंगे। ऐसे सभी स्रोतों का पता लगाया जा रहा है जहां से फंडिंग की गई है। ईडी की टीमें card.co नामक उस वेबसाइट की भी जांच कर रहे हैं जिसके जरिए धन जुटाने का प्रयास किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार भी किए जाते रहे हैं। पीएफआई का इतिहास केरला में रक्त रंजित रहा है। इनका एक ही मकसद है कि विद्वेष पैदा करना, समाज में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना, दंगे भड़काना, बहुत सी हत्याओं में लिप्त रहे हैं केरला में। तो ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। और अब धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश में भी जो थोड़े मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, मुस्लिम्स जहाँ पे बड़ी संख्या में हैं, वहाँ पर भी ये लोग अपने पांव पसार रहे हैं। पसार क्या रहे हैं, पसार चुके हैं। यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर क्षेत्रों में पीएफआई सक्रिय रहा। 19 दिसंबर को उपद्रवियों ने लखनऊ को हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की थी। इस हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। लखनऊ की हिंसा में पुलिस ने जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से 3 कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े थे। इसके अलावा पुलिस ने यूपी के शामली में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन पीएफआई से बताया गया। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए 73 खातों में लगभग 120 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, लेकिन खातों में मामूली राशि छोड़ दी गई थी। पीएफआई के कार्यालय पर शाहीन बाग के पास जो यूपी एसटीएफ का छापा पड़ा है उसमें यह बताया जाता है कि बहुत आपत्तिजनक सामग्री, पेन ड्राइव आदि प्राप्त हुए हैं। यह भी सर्वविदित है कि इसके पहले जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो इनके पास 120 करोड़ रुपए अज्ञात सूत्रों से प्राप्त हुए थे। यूपी के हाथरस के पहले इनको 80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। ये धनराशि कहां से आई? जाहिर है कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईबी को मिल करके इसमें कार्रवाई करनी होगी। 19 दिसंबर को उपद्रवियों ने लखनऊ को हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की थी। उस दिन उपद्रवियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया बल्कि साथ सियासत वाले नवाबों के शहर लखनऊ की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। इस हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। लखनऊ की हिंसा में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से 3 कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े थे। इसके अलावा पुलिस ने यूपी के शामली में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन पीएफआई से बताया गया। यूपी पुलिस और योगी सरकार का ऐसा मानना है कि लखनऊ समेत राज्य के 2 दर्जन जिलों में से जो हिंसा हुई उस हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उस साजिश को अंजाम देने में पीएफआई नामक संगठन का अहम रोल माना जा रहा है। एसटीएफ ने इनके कुछ मेंबर्स को पहले गिरफ्तार किया। कुछ इन्वेस्टिगेशंस एसटीएफ के पास आई जिससे जानकारी हुई कि इनके एम्स क्या हैं। जब ये कस्टोडियल इंटरोगेशन इनके मेंबर्स का हुआ तो उससे भी काफ़ी कुछ जानकारी इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की और इनकी जो गतिविधियां नॉर्थ इंडिया में फैल रही हैं उसके बारे में हुई है। इन सभी जानकारियों को कलेक्ट करके और सभी अन्य पुलिस फोर्सेस और अन्य एजेंसियों से कोलैबोरेट करके एसटीएफ इनके तक जाने की कोशिश कर रही है। ईडी ने अपनी जांच के बाद यह दावा किया है कि सीए के खिलाफ प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने, आगजनी करवाने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी पीएफआई ने ही अपना पैसा लगाया है।
जबकि कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह जैसे कांग्रेसियों एवं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।